नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को पढ़ने जा रहे हैं और साक्ष्य अधिनियम का यह हमारा पहला क्लास है। तो आइए हम अपने क्लास को बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट निकाल लीजिए, बुक है तो बुक निकाल लीजिए। आज हमारा यह लेक्चर इंट्रोडक्टरी होने वाला है। आपको साक्ष्य अधिनियम के बारे में मोटे तौर पे कुछ बातें पता होनी चाहिए। इन बातों को पता करने के बाद ही बेयर एक्ट या बुक को ओपन करना चाहिए। तो पहले इन बातों को किसी डायरी में नोट डाउन कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे भी प्रायः प्रीलिम्स में एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है इसका ड्राफ्ट तैयार किया था लॉर्ड स्टीफन महोदय ने, और यह जो है विश्व की सर्वोत्तम ड्राफ्टिंग कही जाती है, बेस्ट ड्राफ्टिंग है इसका। यह सबसे अच्छा प्रारूप तैयार किया गया था इसका। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और सारे जो कानून है हमारे, जैसे आईपीसी है उसमें 511 धाराएं हैं, सीआरपीसी है 484 सेक्शंस हैं, सीपीसी में बहुत ऑर्डर रूल्स हैं। लेकिन ये इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत ही छोटा है, इसमें मात्र 167 सेक्शंस हैं। उसके बावजूद यह दोनों सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी और सीपीसी, दोनों को कवर करता है, दोनों पे यह लागू होता है। हालांकि इसके कुछ सेक्शंस जो है सिर्फ और सिर्फ सिविल प्रोसीडर कोड पे लागू होते हैं, जैसे लॉ ऑफ स्टॉपेल हो गया, सेक्शन 23 हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट का, और कुछ सेक्शंस इसके क्रिमिनल लॉ पर ही सिर्फ लागू होते हैं, जैसे आपका कन्फेशन है। लेकिन कुछ सेक्शंस को छोड़ दें तो बाकी पूरी साक्ष्य अधिनियम 1872 जो है वो सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता दोनों पर समान रूप से लागू होती है। यह एक खुद में बहुत छोटी संहिता है और यह एक प्रक्रियात्मक विधि है। इसकी बहुत ही उपयोगिता है। इसमें अमेंडमेंट करके कुछ भी जो है, इसमें अमेंडमेंट ज्यादा ना करके एडिशन किया जाता है, किसी चीज को जोड़ा ही गया है लगभग, तो इसमें ज्यादा अमेंडमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ी है, इसलिए इसको जो है बेस्ट ड्राफ्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो है यह 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्समेंट डेट है, इसका लागू कर दिया गया था, प्रवृत्त हो गया था यह पूरे भारत में। और इसके 3 पार्ट हैं और इसमें कुल 11 चैप्टर्स हैं। कुल सेक्शंस जो है 167 है। ये है फैक्ट। इन सब से क्वेश्चन प्रायः प्रीलिम्स में पूछ दिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन, कुल धाराओं की संख्या 167 है। टोटल पार्ट्स इसके 3 हैं और कुल चैप्टर्स इसमें जो है 11 चैप्टर्स है। इसका सबसे बड़ा चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें सेक्शन 6 से 55 तक कवर किया गया है। सबसे बड़ा चैप्टर यही है। अगर चैप्टर 2 कोई पढ़ लेता है तो लगभग चीजें एविडेंस एक्ट की उसे समझ आ जाती हैं और 1/3 सिलेबस का कवर हो जाता है। और सबसे छोटा चैप्टर 11 है, जिसमें मात्र एक सेक्शन है 167, सिंगल सेक्शन है उस चैप्टर में। इस एविडेंस एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका पर्पस यही था कि न्यायालय में जो है वो सिर्फ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट का ही साक्ष्य दिया जाए। तो साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य जो है वो ये था कि कोर्ट में जो आप एविडेंस प्रस्तुत करेंगे, जो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, वो फैक्ट इन इशू अर्थात विवादक तथ्य और रेलिवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य से ही संबंधित साक्ष्य केवल प्रस्तुत किया जाए। कोर्ट में बेस्ट एविडेंस ही प्रोड्यूस किया जाए, सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए और हियर से एविडेंस का एक्सक्लूजन करने की बात कही गई थी। सुनी सुनाई बातों का अपवर्जन कर दिया जाए। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 60 में बताया भी गया है। तो हम लोग सेक्शन 60 को पढ़ते समय इसको कवर करेंगे। लेकिन अभी हम बस यही जानेंगे कि सुनी सुनाई बातों को न्यायालय में नहीं साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि सुनने से बातें जो है एक कान से दूसरे कान तक जाते हुए बातें फैल जाती हैं, बातें बनावटी हो जाती हैं, अपने मूल रूप में नहीं रह पाती हैं। इसलिए सुनी सुनाई बातों को कोर्ट में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करना भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य है। साक्ष्य सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य से संबंधित हो उन्हीं को प्रस्तुत करवाना
और सर्वोत्तम साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, यही भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उद्देश्य हैं। अब हम एक एक करके चैप्टर्स को डील करेंगे। चैप्टर्स हमारे पास कुल 11 हैं और 167 धाराएं हैं। तो चैप्टर्स में डिवाइड करके इनको पढ़ना सहूलियत होता है कि चैप्टर 1 का रेंज कहाँ तक है। सेक्शन 1 से 4 तक चैप्टर 1 में आता है, फिर सेक्शन 5 से 55 तक तथ्यों की सुसंगतता, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, ये जो है चैप्टर 2 में आता है। तो ऐसे हम चैप्टर में डिवाइड करके और सेक्शंस को कवर करने का प्रयास करेंगे। एक और फैक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जान लेना चाहिए कि इसे लेक्स फोरी कहा जाता है, अर्थात यह स्थानीय विधि है। यह पूछा गया है कई सारे एग्जामों के प्रीलिम्स में। यह स्थानीय विधि है, अर्थात जिस कोर्ट में मामला चल रहा होता है वहां की जो स्थानीय विधि होती है वही उस न्यायालय पर लागू होती है। तो इस साक्ष्य अधिनियम को लेक्स फोरी कहा जाता है, स्थानीय विधि भी कहा जाता है। अब हम फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं। इसमें 4 धाराएं हैं। सबसे पहली जो धारा है, किसी भी अधिनियम की, किसी भी एक्ट की पहली धारा में उस अधिनियम का शॉर्ट टाइटल, क्या नाम है, वो कब से लागू है, इन्फोर्समेंट डेट, और उसका एक्सटेंट कहाँ तक है, कहाँ तक वो विस्तार है, किन किन जगहों पर वो प्रभावी है, इसको दिया रहता है। तो सेक्शन 1 में ये 3 मुख्य बातों का अध्ययन करना है। सबसे पहला इसका नाम जो है, शॉर्ट टाइटल जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इसका नाम है, और इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण भारत पर है। प्रायः हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें यही रहता है कि अब जम्मू कश्मीर में भी उन सब कानूनों का विस्तार हो चुका है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा। लेकिन इसमें कुछ विशेष बातें हैं, इसको ध्यान रखना है कि संपूर्ण भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम का विस्तार जरूर है, परंतु कुछ क्षेत्र हैं जहां पर यह अप्लीकेबल नहीं है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होती है। जैसे अगर इंडियन आर्मी एक्ट, इंडियन एयर फोर्स एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट और नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इन 4 एक्ट के तहत किसी भी कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, इन 4 कानूनों के अधीन किसी कोर्ट का निर्माण हुआ है, कोई कोर्ट बनाया गया है, तो उन कोर्ट्स पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कोई भी प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होते हैं। हाँ, इनसे इतर कोई कोर्ट है, कोई अन्य सेना का न्यायालय है, आईटीबीपी का कोई न्यायालय है, बीएसएफ का कोई कोर्ट है, तो उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। और हमारे जो स्टेट्स में हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे जो कंट्री में है, उस पर तो उसी के लिए यह बनाया गया है। परंतु इन 4 एक्टों के तहत कोई कोर्ट गठित है, इंडियन नेवी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन आर्मी एक्ट और इंडियन एयर फोर्स एक्ट। इन 4 एक्ट के अंतर्गत कोई कोर्ट बनाया गया है, तो उन कोर्ट्स में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करता है उन कोर्ट्स पे। तो पहला लिमिटेशन हो गया कि इन पर लागू नहीं होगा, इन 4 एक्ट के तहत बने हुए कोर्ट्स पर। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि यह मेडिएशन की प्रक्रिया पर लागू नहीं होता है। जहां भी मध्यस्थम की कार्रवाई होती है, मध्यस्थता की जाती है, वहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। और तीसरा हमारा लिमिटेशन है कि एफिडेविट की कार्रवाइयों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तो हमने देख लिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 1, उसमें पहला इसका संक्षिप्त नाम हमने देख लिया। उसके बाद यह कहाँ लागू होता है, कहाँ लागू नहीं है, इस चीज को हमने देख लिया। और 3rd नंबर इसका इन्फोर्समेंट डेट, यह कब से प्रवृत्त है। तो 1 सितंबर 1872 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय संविदा अधिनियम, ये दोनों कानून 1 सितंबर 1872 से प्रवृत्त हैं, भारत में लागू हैं। लेकिन इसके साथ ही कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे अभी कोई भी बिल आता है तो लोकसभा से पारित होता है, राज्यसभा से पारित होता है, फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने के बाद ही वह कानून बनता है। तो राष्ट्रपति का एसेंट जरूरी होता है किसी बिल को एक्ट बनने के लिए। तो इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, इसको उस समय जो तत्कालीन गवर्नर थे उनका एसेंट कब प्राप्त हुआ था, उनकी अनुमति कब प्राप्त हुई थी, उनका सिग्नेचर कब हुआ था। तो 15 मार्च 1872 को इसको अनुमति प्रदान कर दी गई थी तत्कालीन गवर्नर के द्वारा, और 1 सितंबर 1872 में यह पूरे भारत में लागू हो गया था, यह और भारतीय संविदा अधिनियम।
कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का एक्ट नंबर क्या था, यह कौन सा अधिनियम संख्या था। तो एक्ट नंबर 1 था, ये पहला ही अधिनियम था 1872 का। तो मेरे हिसाब से सेक्शन 1 में अब कोई डाउट नहीं बचा। 3 बिंदुओं को ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है, यह लागू कब से है और इसका विस्तार कहां तक है। कुछ लिमिटेशंस भी 2-3 थे, मैंने बता दिए। मीडिएशन पर लागू नहीं होता है, आपको एफिडेविट की कार्रवाई पर लागू नहीं होता है, और 4 एक्ट के अंतर्गत बने हुए न्यायालयों पर लागू नहीं होता है। सेक्शन 2 को निकाला जा चुका है, रिपील हो चुका है 1938 में। सेक्शन 2 अब हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं बना रहा। सेक्शन 3 में कुछ डिफिनीशंस हैं, उन डिफिनीशंस को हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला डिफिनीशन है कोर्ट। न्यायालय से आप क्या समझते हैं? तो न्यायालय के अंतर्गत सारे जजेज, जितने जज होते हैं वो न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ऑल मजिस्ट्रेट, किसी भी श्रेणी का मजिस्ट्रेट हो, जेएम सेकंड, जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, एसीजीएम, सीजीएम, जितने भी सेशन जज, जितने भी मजिस्ट्रेट हैं वो सारे के सारे न्यायालय में आते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वह व्यक्ति न्यायालय के अंतर्गत आता है जो विधि द्वारा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है। पुनः मैं रिपीट कर दूं, न्यायालय के अंतर्गत सारे जजेज आते हैं, ऑल मजिस्ट्रेट्स आते हैं, और वे सारे व्यक्ति आते हैं जो विधि के द्वारा साक्ष्य ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत किए गए हैं। तो कोर्ट की डिफिनेशन ये है। अब एविडेंस की डेफिनेशंस, हम चूंकि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं, तो एविडेंस होता क्या है इसकी समझ हमें होनी चाहिए। पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में स्पेशल रूप से कहीं भी एविडेंस को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ विधिशास्त्री हैं जिन्होंने एविडेंस को डिफाइन करने का प्रयास किया है, जिनमें सामंड का नाम पॉपुलर है। सामंड ने कहा था कि एविडेंस वह तथ्य है जो प्रमाणिक बल रखता है, अर्थात कोई भी फैक्ट जो किसी चीज को साबित करने के लिए, प्रूफ करने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है, उसी को साक्ष्य बोला जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जो साक्ष्य की परिभाषा दी गई है, उसको पढ़ने से यह पता चलता है कि 2 प्रकार के साक्ष्य के बारे में बताया जाता है। एक ओरल एविडेंस, जिसे मौखिक साक्ष्य कहते हैं, जब न्यायालय में उपस्थित होकर मुंह से बोलकर, कथन करके कोई बात बताई जाती है तो उसे मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। और जब किसी दस्तावेज को न्यायालय के समक्ष, किसी लिखित बात को, किसी पेपर्स को न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे हम रिटन एविडेंस कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं, और इसे हम प्राइमरी एविडेंस भी कहते हैं। इस प्राइमरी एविडेंस बेस्ट एविडेंस होता है, जहां कहीं भी किसी समान तथ्य पे, एक ही फैक्ट पे ओरल एविडेंस और रिटन एविडेंस दोनों प्रस्तुत कर दिया जाए, तो कोर्ट हमेशा रिटन एविडेंस को प्रीफर करती है, ओरल एविडेंस खत्म हो जाता है। तो एविडेंस को हमने देख लिया, कोर्ट को हमने देख लिया। अब हमको फैक्ट के डिफिनेशंस को देखना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में जो फैक्ट के बारे में परिभाषा बताई गई है वो क्या है। तो फैक्ट को भी परिभाषित नहीं किया गया है। फैक्ट की डिफिनेशंस को देखने से आपको पता चलता है कि फैक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल फैक्ट होता है, एक मेंटल फैक्ट होता है। फिजिकल फैक्ट भौतिक तथ्य क्या होते हैं, तो कुछ भी जिसे हम अपने सेंस ऑफ ऑर्गन से फील करते हैं, जैसे कुछ बोलना एक फैक्ट है और फिजिकल फैक्ट है, कुछ देखना एक फिजिकल फैक्ट है, कुछ सुनना एक फैक्ट है, फिजिकल फैक्ट है। तो फिजिकल फैक्ट में जो हम अपनी सेंस ऑफ ऑर्गन से जो है महसूस कर सकते हैं, उसे फिजिकल फैक्ट में रखा जाता है। और मेंटल फैक्ट में, मानसिक तथ्य में वे तथ्य आते हैं जो मन की दशा को दर्शाते हों, जैसे आशय, किसी कार्य को करने का आशय था या नहीं, उपेक्षा, कोई कार्य उपेक्षापूर्ण किया गया है या नहीं, ज्ञान, किसी कार्य को करने का ज्ञान था या नहीं, कपट पूर्वक, बेईमानी से, सद्भावना पूर्वक, इन सब चीजों को मानसिक तथ्य के रूप में जाना जाता है। तो हमने कोर्ट के डिफिनेशंस को देखा, एविडेंस के डिफिनेशंस को देखा, उनके टाइप्स को देखा, फैक्ट के डिफिनेशंस को देखा, उनके टाइप को देखा।
तो आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि क्लास ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। कल हम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे, जैसे फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य क्या होता है, रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है, प्रूव, नॉट प्रूव, डिसप्रूव, ये सब शब्दों का क्या मतलब होता है। मैं बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाने का प्रयास करूंगा उदाहरण देकर, और फिर हम अपने इस क्लास को आगे कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक कर दें, कमेंट करें और क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।